काफी लोग जो है ना वो डेंटिस्ट से घबराते हैं कि यार जाएंगे तो यार इतना दर्द होगा ये होगा ये। वैसे भाई दर्द तो खैर हम दर्द दूर करने वालों में से, दर्द पहुंचाने वालों में से नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इल्जाम जो डेंटिस्ट पे आता है, जी, जेब पे बहुत भारी आपका इलाज है। डेंटिस्ट्री कभी भी पाकिस्तान में महंगी नहीं रही। पाकिस्तान में तो डेंटिस्ट्री बहुत सस्ती है। ब्रश दिन में कितनी दफा करना चाहिए? ये बड़ा जरूरी सवाल है बच्चों वाला लेकिन। और सबसे ज्यादा अहमियत इसी चीज की है। आजकल ये व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बड़े आ रहे हैं और बहुत सस्ते मिल रहे कि हैं। आप हमेशा जब भी कोई चीज लें उसके रिव्यूज लाजमी देखें और देखें वो प्रोडक्ट बना कौन रहा है। दांतों के लिए नुकसान किया, चाय, सिगरेट, छालिया, तंबाकू। ये चीजें सी से स्टार्ट होती हैं, चॉकलेट, कुकीज, कैंडीज, कोला ड्रिंक, चिप्स, केक। सी इज योर एनिमी। तो 2 महीने में एक दफा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। ईयरली एक चेकअप मैंडेटरी है। सर कैसे पता चलेगा डेंटिस्ट अच्छा है? आपने हमेशा किसी भी डॉक्टर की डिग्री चेक करनी है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मुझे नहीं पता सही है कि नहीं कि दांत निकालने से आई साइड वीक हो जाती है। ये अवैध भाई उसी तरह के आज काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अल्लाह आसानी करे। ये सफाई करने के बाद दांत जो है ना वो बारीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। नहीं, किसी के मसूड़ों से खून आता है। कि मसूड़ों से खून आता है तो आप सबसे पहले डेंटिस्ट को चेक कराएं। रूट कैनाल में कॉस्ट कितनी आती है एवरेज? दांत की एक जड़ होती है जो हड्डी में होती है। इस तरह इम्प्लांट भी एक जड़ होती है जो हम हड्डी में डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। कॉस्ट कितनी आती है एवरेज अगर किसी को डेंटिस्ट बनना हो? जी, जी। तो कॉलेज के बाद जो है अगर पढ़ता है साल की 1 लाख से 2 लाख। क्या डेंटिस्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए फ्री में ट्रीटमेंट करता है? देखिए करते हैं हम। क्या मिलेगा डिस्काउंट हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं माशाल्लाह से? हम ये कर सकते हैं वैसे भाई, जो भी आपके रेफरेंस से आता है वो आके बोले, कोड लगाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उवैस आरिफ सुल्तानपुर, आपका प्रोग्राम रियलिटी चेक पॉडकास्ट में हाजिर हूँ। और आज का प्रोग्राम जो है वो आपके और हमारे दांतों के बारे में है। यस, यू हर्ड इट राइट। दांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने बुलाया है हमारे गेस्ट को जो कि स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन है और आज फ्री में इनसे कंसल्टेंसी लेंगे और दांतों के बारे में जानेंगे कि क्या यूज़फुल टिप्स हैं उनकी केयर करने के लिए। तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर रिजवान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं वैसे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर रिजवान, आप माशाल्लाह से इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना सीख रहे हैं माशाल्लाह दिन ब दिन। मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियोस भी और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वैसे भाई आपकी खूबसूरत आंख है ये भी। नहीं माशाल्लाह से सर, काफ़ी लोग जो है ना वो डेंटिस्ट से घबराते हैं जी। कि यार जाएंगे तो यार इतना दर्द होगा ये होगा ये। क्या है, क्यों इतना आप लोग के दर्द क्यों पहुँचाते हैं लोगों को आप लोग इतना? असल में वैसे भाई दर्द तो खैर हम दर्द दूर करने वालों में से, दर्द पहुंचाने वालों में से नहीं है। हाँ। एक फोबिया है, एक सोसाइटी में एक फोबिया है। इंजेक्शन एक ऐसी चीज़ है से हर कोई घबराता है। हाँ। और प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो बाकी लोगों में वो हर कोई शेयर करता है। सही जैसे है। किसी एक की रूट कैनाल ख़राब होगी तो वो 10 लोगों को बताएगा नहीं मेरी रूट कैनाल सही नहीं होती तो आप ये काम कराओ ही नहीं। सो बेसिकली बात ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो वो एक नेगेटिव जब पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है मार्केट में तो फिर लोग ये समझते हैं कि यार नहीं बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। सही है। मगर जब जो लोग करवा लेते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक्सपीरियंस सही मैं रहते असल में जैसे आज से आप जो प्रोग्राम मैंने किया है ना, मेरा मसला ये है कि मेरा मसला नहीं है, मैंने सोचा ये है कि आपसे थोड़ा सा ना वकील की तरह सवाल करूंगा। आप पे इल्जामात हैं ये, अच्छा, समझे ना? अच्छा, जैसे कि एक इल्जाम और आप पे आता हूँ। एक इल्जाम से दर्द देने वाला तो आपने अच्छा आपने भाई बता दिया उन्होंने माशाल्लाह से। सही है भाई, ये सब मिथ है। आप आएंगे इंशाल्लाह ताला इनके पास तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने खुद पर्सनली इनसे इलाज करवाया है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो ही मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इल्ज़ाम जो डेंटिस्ट पे आता है जी। बहुत आप लोग यार जेब पे बहुत भारी है आपका इलाज यार। अच्छा वैस भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट्री कभी भी पाकिस्तान में महंगी नहीं रही। पाकिस्तान में तो डेंटिस्ट्री बहुत सस्ती है। ये इस चीज़ की अलामत है कि दुनिया भर से लोग डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें वैसे, अगर एक आप मेडिकल कोई किसी को बीमारी हो रही है वो उस डॉक्टर के पास जा रहे हो, एक डेंटल के पास जा रहे हो, तो डेंटल जो बेसिकली डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोसीजर बेस्ड होता है। जब तक आप प्रोसीजर नहीं करते तब तक लोगों की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। अच्छा, कोई एक छोटा सा प्रोसीजर कर रहे होते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने का मतलब है बहुत सारा मटेरियल यूज़ हो रहा है तो फिर उसकी एक कॉस्ट होती है।
सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट होगी, बिकॉज वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं। मगर अगर आप कंपेयर करें ओवरसीज से तो पाकिस्तान में चार्जेस तो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। सर ये कॉस्टली तो होती है, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना, जी। तो उनके लिए आपको कुछ जो है ना पैकेज का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा सर, ये रिक्वेस्ट है हमारी। बिल्कुल ताबेदार हैं हम अच्छा, आपके। क्या मिलेगा डिस्काउंट हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं माशाल्लाह से? हम ये कर सकते हैं ओवैस भाई, जो भी आपके रेफरेंस से आता है वो आके बोले कोड लगाए OS05, अगर वो ये कोड यूज़ करेगा तो हम उसको 15% ऑफ देंगे। 50%? 15%, ऐसा ना करें, 15%। जुल्म ना करें। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि 15% भी जो है ना वो जी, अच्छी बहुत बात है। थैंक यू significant सो होता मच, है। आपने जो Most है ना welcome। एक्नॉलेज किया हमारे को और हमारे व्यूअर्स को। तो आप ये कोड लगा सकते हैं, आपके सामने डॉक्टर साहब ने कह दिया है। इनका क्लिनिक जो है वो आपको एड्रेस भी दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, इनसे आप काम करवाएं। मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ आपको तकलीफ नहीं होगी। डेंटिस्ट का काम जो है ना, मैं तो बहुत डरता हूँ पर्सनली। मैं जब इनके पास गया तो मैं मुतमईन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई और माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव है। डॉक्टर ऐसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं फ़ोन पे भी इनसे पूछ लेता हूँ, सर कौन सी दवाई खाऊँ, मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, आए दिन मैं ट्रैवलिंग पे जाता रहता हूँ, तो मैं इनसे पूछता हूँ सर ये गोली खा लें। ये बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं माशाल्लाह से। तो सर थैंक यू, आपने जो है ना वो अपनी मोहब्बत का इज़हार किया हमारे से इस तरीके से कि आपने कहा डिस्काउंट भी देंगे 15% तक का, तो आप इनसे ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अच्छा सर, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि सर ये तो बच्चों वाला सवाल करूंगा आपसे, जी, ना, क्योंकि लेकिन ये बच्चों वाला सवाल कोई पूरा कर नहीं रहा। ये ब्रश दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है बच्चों वाला, लेकिन और सबसे ज़्यादा अहमियत इसी चीज़ की है। सही है। अच्छा, ब्रश के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को दिन में कम से कम 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए। ओके। एक सोने से पहले, सही सोने है। से पहले वाले ब्रश की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब आप सो रहे हैं ओके। तो आपका मुंह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरी रात आपके मैले मुंह के साथ या मुंह में आपके खाने के ज़र्रात हैं और आप सो जाएंगे तो आप समझिए पूरी रात जो बैक्टीरिया है वो उस खाने पे अटैक करता रहेगा, पूरी रात आपके दांतों को ख़राब करता रहेगा। तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप रात में सोने से पहले आप ब्रश करें और सुबह फिर ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद ब्रश करें, ताकि आपका माउथ बिल्कुल साफ़ रहे। चलें, ज़बरदस्त। एक और क्वेश्चन जो मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा था, यार ये सवाल ज़रूर करना, कि आजकल ये वाइटनिंग टूथपेस्ट बड़े आ रहे हैं और बहुत सस्ते मिल रहे हैं और सोशल मीडिया के अंदर लोग इसको बेचे जा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है, क्या है? ओवैस भाई, हमारे पास बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं और आजकल आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे कि आप ये वाइटनिंग हमारा यूज़ करें और वाइटनिंग पाउडर यूज़ बहुत करें। बहुत ज़्यादा है। सो हमारी आपकी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा जब भी कोई चीज़ लें उसके रिव्यूज़ लाजमी देखें और देखें वो प्रोडक्ट बना कौन रहा है। बिकॉज Okay. कुछ कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं FDI से, और तो आप FDA कोशिश करें FDI रजिस्टर्ड टूथपेस्ट वगैरह ही आप यूज़ करें। ये जो ओवर द काउंटर मिल रहे हैं कोशिश करें आप इन्हें ना यूज़ करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब कोई भी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, बिकॉज हर डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि आप फला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, फला चीज़ आपके लिए सेफ़ नहीं है। सही। जो FDI प्रूफ चीज़ होती हैं वो हमेशा एक कैलकुलेटेड अमाउंट यूज़ कर सकती हैं किसी भी मटेरियल की। एक सर्टेन लिमिट के बाद कोई भी मटेरियल हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। ओके। कोई आपने सर रिसर्च की है इस पर, कोई अगर कोई आपकी नज़रों से गुजरा हो ऐसा कोई वाइटनिंग, अगर आप बताना चाहें कोई, अगर मेरे ख्याल में अभी नहीं? मार्केटिंग वो मार्केटिंग पे चले जाएगा। फिर हम पे सर कहेंगे समझेंगे तो- कि ये जो है ना अपने मंजन बेच रहे हैं। नहीं, अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा कि बड़ा आसान है, आप अमेज़ोन पे सर्च कर सकते हैं, अमेज़ोन पे वो सर्च से कर लें और whitening, उसको देख लें। और ठीक वो आप ले है, लें। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो डॉक्टर की नज़र में है कि दांतों के लिए नुकसान, क्या चाय या आपका सिगरेट या छालिया, तंबाकू, क्या चीज़ है जो दांतों के लिए बिल्कुल ही नुकसान है? तो सभी, लेकिन देखें, ये स्मोकिंग हो गई, छालिया हो गई, ये कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। स्पेशली आजकल कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक है। हम देखते हैं जगह जगह मार्केट्स खुली हुई, सुपर मार्केट्स, जहाँ पे बहुत आराम से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, लोगों के घर में भी रखे हुए होते हैं। तो ये कोई भी चीज़ दांतों के लिए सही नहीं होती, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अरिका नट जिसको छालिया भी कहते हैं, या जितने भी चीज़ें, मैं एक आम अल्फाज में लोगों के लिए कहता हूँ, जितनी चीज़ें C से स्टार्ट होती हैं, चॉकलेट, कुकीज़, कैंडीज़, कोला ड्रिंक, चिप्स, केक, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके दांतों के एक सर्टेन अमाउंट में आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। सी इज़ योर एनिमी। सी, the word C। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये माउथ वॉश जो है वो माउथ वॉश लेना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए माउथ वॉश से, क्या फ़ायदा है? जी ओवैस भाई, माउथ वॉश बिल्कुल आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, मगर मेडिकेटेड नहीं। जो रूटीन के माउथ वॉश है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट्रीन जिसको सभी जानते हैं, लिस्ट्रीन एक माउथ वॉश है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है आपके गम्स वगैरह के लिए। हाँ, जो मेडिकेटेड
माउथ वॉशेज़ हैं जिसमें क्लोरहेक्सिडिन या और फार्मूलाज हों, वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने से दांतों को नुकसान हो सकता है। ओके ओके। अच्छा, एक और सवाल जो मुझे पूछना है कि ये डेंटिस्ट के पास कितनी दफ़ा जाना चाहिए साल में या महीने में या 2 महीने में, 6 महीने में, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है और इसका फ़ायदा कितना होता है? ओके अवैस भाई, ये आपका सबसे अच्छा सवाल है, बिकॉज हम एज अ डेंटिस्ट ये चाहते हैं कि मरीज़ों को कभी प्रॉब्लम ही ना हो, बिकॉज जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है पेशेंट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती रहती है और दांत की लाइफ रिड्यूस होती रहती है। अच्छा, एक सिंपल ये है कि ईयरली आपका एक चेक मैंडेटरी है। जब आप साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट को दिखा रहे होते हैं तो डेंटिस्ट आपकी हाइजीन के हिसाब से आपको एवेलुएट करते हैं और आप जिस कंडीशन पे होते हैं उस कंडीशन पे आपको लॉक करना चाहते हैं। मगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ सफाई की ज़रूरत है तो वो चाहेंगे कि आप सफाई कर दें और कोशिश करें आपकी हाइजीन को इम्प्रूव करें ताकि दोबारा आपको ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, दांतों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर दांत में छोटे मोटे मसले होते हैं तो आपको कंप्लेन यूजुअली नहीं होती। लोग कॉमन क्या कंप्लेन लोगों के पास होती है कि हमें दांतों में दर्द हो रहा है। दांतों में दर्द उस टाइम होता है जब कीड़ा बहुत ज़्यादा लग चुका होता है या मरीज़ को लगता है मेरा दांत हिल रहा है, तो दांत उस टाइम हिल रहा होता है जब मसूड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट को दिखा रहे होते हो तो डेंटिस्ट आपको जो दांत ख़राब होने से वो प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे छोटी सी कैविटी लगी, आपकी फिलिंग हो जाएगी, तो आपकी कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी और आपको आगे फर्दर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके दांत की लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत बढ़ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दर्द हुआ, अब फिलिंग की कॉस्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम 6,000 से 10,000 की रेंज में चार्ज करते हैं। अब आपको दांत में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने कहा नहीं आपकी फिलिंग नहीं हो सके, अब आपकी रूट कैनाल होगी। अब रूट कैनाल में फिलिंग के कंपैरिजन में लाइफ कम हो गई और आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 30 से 40,000 पे चली गई। तो कहाँ 6 to 10,000, कहाँ 30 to 40,000। और यही अगर दांत इतना ख़राब हो गया कि हमें निकालना पड़ा और आपको इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है जो कि सबसे अच्छा तरीका है दांत लगाने का, तो फिर आपकी 1 लाख से भी ऊपर कॉस्ट चल जाएगी। सो अगर आप रूटीनली डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं तो हर अच्छे डेंटिस्ट की कोशिश होगी कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छे डेंटिस्ट की अच्छे मिलते किधर हैं सर? नहीं अच्छे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे। ये सवाल मेरा अगला है, ये बात आपकी अधूरी रह गई कि कितनी दफ़ा मतलब आना चाहिए? तो 2 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब चेकअप कब कराना चाहिए? देखिए, ईयरली एक चेकअप मैंडेटरी है और ईयरली की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितने अरसे बाद ज़रूरत है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम 3 मंथली बुला रहे होते हैं। ऐसे भी मेरे पेशेंट मैं कहता हूँ 2 साल बाद आप दिखाएं क्योंकि आपकी ब्रशिंग बहुत अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आप जब डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे आपकी हाइजीन को देखते हैं। सर कैसे पता चलेगा डेंटिस्ट अच्छा है? ओके, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं अपने पेशेंट को समझाने के लिए एक बात करता हूँ। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, आप हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हो, या आपको मैदे का इशू होता है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना। सिमिलरली कोई गायनी रिलेटेड है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसी तरह डेंटिस्ट्री में भी स्पेशलिटी हैं, जैसे रूट कैनाल, क्राउन, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। आपको दांतों में ब्रेसेस कराने हैं, उनके स्पेशलिस्ट अलग हैं। सो आपने हमेशा किसी भी डॉक्टर की डिग्री चेक करनी है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जैसे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो है FCPS। सो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको FCPS मिल जाएंगे। फिर FCPS में डिफरेंट फील्ड्स हैं डेंटिस्ट्री में। जैसे मेरी फील्ड है रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, जिसमें फिलिंग, रूट कैनाल, क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट आते हैं। हाँ, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है जबड़े में तो वो मैं डील नहीं करूँगा, या किसी को ब्रेसेस की ज़रूरत है तो उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट होगा। सो आप अपनी रिसर्च करें और आप देखें कि एडिशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, और एडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ आप देखें उनकी स्पेशलिटी क्या है। जैसे मैं सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के लोगों को डील करता हूँ और जैसे ब्रेसेस वाले मरीज़ आते हैं तो मैं उसको रेफ़र कर देता हूँ। सो आप हमेशा एक चेक रखें कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है और हमेशा कोशिश करें एडिशनल क्वालिफिकेशन वाले डेंटिस्ट के पास जाएं। सही, क्योंकि सिंपल क्वालिफिकेशन क्या होती है, BDS होती है, तो BDS के साथ एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। सही जी। अच्छा सर, आपका इनके बारे में क्या राय है, जो ये सदर ओल्ड एरिया के अंदर जो बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, आप बताएं आपका मौक़िफ़ चाहिए, आप एक्सपर्ट हैं भाई डेंटिस्ट। देखिए, अनफॉर्चुनेटली चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं कहूँगा, क्योंकि जब आप एक रियलिटी चेक करते हैं, जैसे रियलिटी चेक हमारे प्रोग्राम का ही नाम है सर। रियलिटी चेक में ये चाह रहा हूँ उसको रियलिटी चेक में लेंगे कि क्या है मसला, क्या है, ये करना चाहिए नहीं कराना चाहिए। ये देखें, बेसिकली ये तो अकाउंटेबिलिटी है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट के विजिट करने चाहिए, जेनेटिक क्लिनिक्स के, कि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, और उनके पास डेंटिस्ट कौन से विद क्वालिफिकेशन है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में
क्लिनिक्स खुल जाते हैं और बहुत आराम से खुल जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन का भी उतना चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो अगेन मैं ये कहूँगा, जब भी आप किसी डेंटिस्ट को विज़िट करें, मेक श्योर करें वहाँ पे कोई क्वालिफाइड डेंटिस्ट है या नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये देखें कि वहाँ पे जो औज़ार इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही औज़ार यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या उनको स्टरलाइज करके यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बेसिक सफाई ही नहीं होती है औज़ारों की, और फिर उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि आपको हेपेटाइटिस, एड्स इस तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा अपनी तहकीक करें। सर एक तो वो सस्ता इलाज चल रहा है, ऊपर से वो बैठा हुआ भी चाइनीज़ की शक्ल का बंदा है कि ये तो फिर क्या करे आम इंसान बेचारा महंगाई के दौर में। हम वो फॉरेन फेस को हम वो कर रहे होते हैं, नहीं पैसे भी देख रहा है, वो फेस भी देख रहा है कि इंटरनेशनल इलाज हो रहा है, इंटरनेशनल इलाज हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन क्या है और वहाँ पे सफाई के मामलात क्या हैं। बिकॉज आप जब डेंटल कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, अदरवाइज आप बहुत सी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। अपना औजार खुद लेके चले जाए बंदा पे, सही है। हाँ, फिर आप डेंटिस्ट्री तो सबसे मुश्किल हो गई, मुझे अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। अगर वो सस्ता खरीदने के तो औजार आ जाएंगे ना सर। हाँ, ये बात है। अगर आप उन्हें औजार गिफ्ट करना चाहें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप उन्हें कोई मशीन गिफ्ट कर दें जिसमें औजार धोते हैं तो और आसान हो जाएगा, बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। वो डॉक्टर है कि नहीं है ये मैं लेकिन उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा। बैठे हुए ओल्ड एरिया में तो बैठे हुए, वो भी चाइना से आके बैठे हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि सस्ता भी इलाज कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आती मुझे। देखिए, पाकिस्तान में एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसकी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है फॉर बीइंग प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट। सो आपने मेक श्योर करना है कि उनका है कि नहीं नंबर है, और अगर आप वो नंबर गूगल पे डालेंगे पीएमडीसी की साइट पे तो फौरन डिटेल आ जाएगी डॉक्टर। बहुत ज़बरदस्त बात है। वेबसाइट का नाम क्या है सर? जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज.pk आप करेंगे तो आराम से डिटेल आ जाएगी। तो आप किसी भी डॉक्टर को बोले आप अपना पीएमडीसी नंबर बताएं, आप उसको गूगल पे डालेंगे तो वो सारी डिटेल आ जाएंगी कि वो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए, बहुत मुफीद बात है, इस पे आप बच सकते हैं हेपेटाइटिस से और एड्स से और इतने सारे मामला से। तो थैंक यू, आपने बताया, हमारी आंखें खोली इस बारे में। अच्छा, ये मैंने सुना है कि मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, कि दांत निकालने से आई साइड वीक हो जाती है। ये अवैध भाई उसी तरह के आज काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अल्लाह आसानी करे, आज पता नहीं क्या आना है, या आज कब्बे बड़ी चीज है। अच्छा, सो आज तो मेहमान आने वाले हैं, वो वाली बात है। देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ा इंसान को बड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाया है। सही है। हमारी आंखों की जो नर्व सप्लाई है, बेसिकली नर्व्स होते हैं जिसकी वजह से हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। हमारी आंखों की जो नर्व है बिल्कुल अलग है, जबड़े की बिल्कुल अलग है। सो हम नहीं समझते कि दांतों का कोई बहनाई से कोई ताल्लुक है, और बहुत अच्छा है आपने सवाल किया ताकि लोगों को आइडिया हो, जो इनके जहन में ही आ रहा है कि मेरी आई साइड वीक, उनकी वैसी अगर वो ये सुनता रहता हूँ ना मैं ऐसी बातें, इसलिए मैंने आपके सवाल नॉर्मल लोग, आम लोगों के करूँ जिसके मसले हैं, कुछ ना कुछ सवाल आते हैं उनके, या मिथ है। अच्छा, एक हाँ, ये मिथ है। एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि यार ऐसा ना हो मेरी नजरें वीक हो जाए, तो आप पहले एक आई साइड वाले डॉक्टर के पास चेक करा लें, उसके बाद फिर आपके आई साइड के, फिर आप डेंटिस्ट के पास और खर्चा कर लेना चेक करने के लिए। मतलब मसला है आपको खर्चा डबल हो जाएगा, ये मसला है सर। अच्छा सर, एक और सवाल, हर डेंटिस्ट जो है ना ये सफाई क्यों रेकमेंड करता है? देखिए, जो बेसिक प्रोसीजर है ना वो हमारी सफाई से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, दांतों में टाटर जम जाता है, जिसकी वजह से आप देखें हर कोई शिकायत कर होता है, ब्रशिंग करते हैं दांतों से खून आता है, या मुंह से स्मेल आ रही होती है, या मसूड़ों से खून आ रहा होता है। तो सफाई एक बेसिक प्रोसीजर है जो यूजुअली सबसे ज़्यादा लोगों को रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए सफाई रिकमेंड, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम करते हैं, अदरवाइज हम मना कर देते हैं। जिनको जो अच्छी ब्रशिंग करते हैं, मैं एज अ डेंटिस्ट हमेशा उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि नहीं, आपने इसी तरह मेंटेन रखना अपने आप को। ओके। अच्छा, एक और चीज़, ये सफाई करने के बाद दांत जो है ना वो बारीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ये बात सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। सफाई में बेसिकली जो दांतों पर चीज़ें चिपकी होती हैं, आम लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कचरा चिपका हुआ है या टाटर चिपका हुआ है, आप उसकी सफाई करते हैं। होता क्या, हमारी ज़बान यूज टू हो जाती है उसके, तो जब आप सफाई करते तो एकदम से ऐसा लगता है खाली खाली हो गया। सो असल में तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके मसूड़े दोबारा हेल्दी हो जाएंगे, आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। तो हम समझते हैं सफाई की अगर ज़रूरत है तो आप लाजमी करें। ओके। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है कि ये अगर किसी के मसूड़ों से खून आता हो तो वो क्या करे?
वही जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मसूड़ों से खून आता है तो आप सबसे पहले डेंटिस्ट को चेक कराएं और देखें कि क्या वजह जिसकी वजह से खून आता है। आम लफ्ज़ों में यूजुअली टार्टर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, आप सफाई करते हैं सही हो जाता है, मगर कभी कभी बहुत बिल्कुल तो अपनी मर्जी से आप खुद इलाज ना करें, डॉक्टर मत बने। नहीं, डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। हाँ, जो उस काम का माहिर है आप उसी को करने दें। और दूसरा ये है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मुंह में जो है कचरा या टाटर नहीं होता, उनको विटामिन सी की कमी होती है जिसकी वजह से ब्लीड हो रहा होता है बार बार, तो आप फिर विटामिन सी एडवाइस करते हैं तो सही हो जाता है। सो कट शॉर्ट ये है कि आपने हमेशा डेंटिस्ट को चेक कराना है किसी भी कंप्लेंट के लिए। ओके सर, थैंक यू, ये सवाल का जवाब आ गया। अच्छा, एक ये है कि सर रूट कैनाल में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द के मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना दर्द हुआ, रूट कैनाल हमें नहीं करवाना, छोड़ दे यार, इससे अच्छा तो हम सही हैं जैसे हैं। आप क्या कहते हैं? ओके अवैस भाई, मैं इसको इस तरह समअप करूँगा कि जो रूट कैनाल है वो आपका दर्द दूर करने के लिए, ना कि आपको दर्द देने के लिए। सो रूट कैनाल अगर आप कराएंगे तो रूट कैनाल की वजह से आपका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म होगा। हाँ, कोई सेलेक्टिव पूल ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जब हम रूट कैनाल कर रहे होते हैं तो उनको कुछ सेकंड्स के लिए पेन हो रहा होता है, वो भी हम उसको वेयर ऑफ कर देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप सही डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मैं नहीं समझता आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को मैं दोबारा कहूँगा, कुछ सेकंड्स के लिए दर्द होता है, हम फ़ौरन उनको दांत के अंदर नम कर देते हैं तो वो सही हो जाता है। तो रूट कैनाल दर्द ख़त्म करने के लिए, ना कि देने के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि रूट कैनाल में कॉस्ट कितनी आती है एवरेज? ओके, इसको इस तरह समझें कि रूट कैनाल डिफरेंट दांतों की डिफरेंट कॉस्ट होती है। अगर आप रेंज पूछेंगे तो मैं 15,000 से 25,000 की रेंज, अगर आप एक टॉप नॉच मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इस रेंज में मिनिमम कॉस्ट आपको पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कौन सा दांत है, कितना काम करना है या कॉम्प्लेक्सिटी क्या है केस की। सही। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका क्या है दांत लगवाने का? ओके, सो अगर किसी का दांत नहीं है मौजूद और वो मेडिकली फ़िट है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका डेंटल इम्प्लांट होता है, जिसमें जैसे एक आम दांत की एक जड़ होती है जो हड्डी में होती है, इस तरह इम्प्लांट भी एक जड़ होती है जो हम हड्डी में डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। इससे सबसे बेस्ट तरीका है दांत लगाने का डेंटल इम्प्लांट। अगेन, लोग कहते हैं बहुत दर्द होता है, यूजुअली ये पेन लेस प्रोसीजर होता है। मैक्सिमम आपको प्रोसीजर के बाद 3 से 5 दिन दवाई लेने हैं, उसके बाद आपको पेन नहीं होता या नहीं होना चाहिए। सो डेंटल इम्प्लांट मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिट हों, बिकॉज कुछ चेक मार्क्स होते हैं, उसके बाद ही आप डेंटिस्ट आपको फिट करता है कि आप डेंटल इम्प्लांट लगवा सकते हैं। नहीं, बॉडी नहीं, आपको बीमारियाँ देखनी होती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, बहुत ख़राब है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करता है, बिल्कुल दीमक क्या कहते हैं, हाँ, कोई स्मोकिंग हद से ज़्यादा करता है तो उसमें भी चांस कम होता है सक्सेस होने का। फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो खून पतला करने वाली बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जब वारफेरिन ले रहे होते हैं तो उसमें आप नहीं कर सकते। सिमिलरली कोई हड्डी भुरभुरी ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, इंजेक्शन लगते हैं 6 महीने में एक दफ़ा, अगर वो भी ले रहे हैं तो आप बिल्कुल फिट नहीं हैं डेंटल इम्प्लांट के लिए। अच्छा सर, डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट कितनी आती है एवरेज? ओके, अवैस भाई, पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज़ होती हैं जो वर्क कर रही है, उसमें टर्किश भी है, कोरियन भी है, इसके अलावा आप स्वीडन इम्प्लांट भी है, अमेरिकन इम्प्लांट भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आप करवा रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस डेंटिस्ट से करा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो आदर क्वालिफाइड भी है या वो स्पेशलिस्ट भी है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट होगी। सही जी। अच्छा सर, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट इसलिए किया था कि हम लोगों को गाइड कर सकें करियर में भी ना। तो आप आए हुए हैं, आप डेंटिस्ट हैं, तो आप मशवरा दें अगर कोई डेंटिस्ट बनना चाहता हो तो उसको कितने साल पढ़ना पड़ता है? पहला तो सवाल ये बता दें। ठीक है, सो अवैस भाई, आप डेंटिस्ट बनने के लिए जो डिग्री, जी, कॉलेज के बाद सबसे पहले आपने इंटरमीडिएट कर लिया साइंस से, सही, ठीक है। आपने साइंस से इंटरमीडिएट कर दिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएं। डिग्री जो आपने हासिल करनी है वो है BDS, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। सो इसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के टेस्ट होते हैं, आप जो है वो टेस्ट देंगे तो आपको ऑन बेसिस ऑफ मेरिट आपका सिलेक्शन होगा। फिर 4 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है, आप 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद आप, जी, 4 साल का है, 4 साल आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की। फिर उस बेसिस पे आप हाउस जॉब करते हैं। हाउस जॉब 1 साल के होते हैं। वंस यू आर डन विद योर हाउस जॉब, नाउ यू आर अ लाइसेंस्ड डेंटल प्रैक्टिशनर। अब आप प्रोसीजर्स कर सकते हैं, यू आर अलाउड
ओके। सो अगर आप इसके बाद चाहें कि आप स्पेशलिस्ट बने तो उसके लिए फिर डिफरेंट डिग्रीज हैं जो आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। कितने साल, 2-4 साल और? इसमें 2 से 4 साल होते हैं, कुछ डिग्रीज 2 साल की हैं, कुछ डिग्रीज 4 साल की हैं, फिर उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्जिट एग्ज़ाम आप जब क्लियर करते हैं तो फिर आप उस हिसाब से आप क्वालिफाइड हो तो जाते हैं। आपने सर किस चीज़ में स्पेशलिटी की हुई है? ओके, मैंने रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है, उसमें मैंने FCPS किया हुआ है। ये बेसिकली आपने नाम जो लिया है ना, ये सर वापसी ले लें सर एक तो। Okay. क्या बोला आपने? ये बेसिकली रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। पहले इसको ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री कहा जाता था, अब नाम चेंज हो गया इसका। इसमें बेसिकली फिलिंग, रूट कैनाल, क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट, ये सारे प्रोसीजर्स आ रहे होते हैं जो हम करते हैं। तो कितने साल पढ़ना पड़ा उसके बाद स्पेशलिटी के लिए आपको ये? ओके, इसको इस तरह समझे कि मैंने पहले BDS किया, उसके बाद मैंने 1 साल की हाउस जॉब की, फिर उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं 4 साल की फर्दर ट्रेनिंग के लिए। फिर मैंने 4 साल फर्दर, जी 4 इयर्स की यूजुअली होती है। वो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है। फिर आप जब 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, कुछ ट्रेनिंग के दौरान भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर 4 साल के बाद आप दोबारा एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम के लिए। वंस यू आर डन विद योर एग्ज़ाम देन यू आर अ लाइसेंस्ड स्पेशलिस्ट। जी, और तो आप इन इतने बिटवीन साल आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? अगर आप FCPS कर रहे हैं तो बाय लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहते हैं हमेशा, ये CPSP होता है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान, ये आपको डिग्री अवार्ड करते हैं। तो अगर आप करेंगे तो आइडियली आप अलाउ नहीं है उस दौरान प्रैक्टिस करना। वंस यू आर डन विद योर ट्रेनिंग उसके बाद आप कर सकते हैं। ओके। और सर इसकी कॉस्ट कितनी आती है एवरेज? अगर किसी को डेंटिस्ट बनना हो जी, जी। तो कॉलेज के बाद जो है अगर पढ़ता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? हम तो देखो मेमन है सर, मेमन वाले सवाल करेंगे पैसों की। So, कितना एक बजट होना चाहिए बंदे वेल के अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त शायद साल की जो है 1 लाख से 2 लाख के दरमियान खर्चा आएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के बाद की बात है? जी कॉलेज के बाद किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप कर रहे हैं, जैसे डाव हो गया, सिंध मेडिकल हो गया, हैदराबाद में जामशोर हो गया, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हो गया, तो 1 लाख 2 लाख आपकी साल की है। मगर अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो मैं समझता हूँ इस वक्त कम से कम जो है 15 लाख पर ईयर आ रही है कॉस्ट, इससे ज़्यादा ये, इससे कम नहीं है। सो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें विद 4 तो ये आपका 4 साल का होगा। तो ऐसे भी ये लोग 25 लाख भी लेने, 25 लाख टोटल पड़ जाएगा। 25 लाख का वहाँ पड़ जाएगा 5 लाख रुपए। गवर्नमेंट से करते हैं तो 5 लाख और वैसे करते टोटल बिल्कुल टोटल स्पेशलिस्ट बनने के लिए 25 लाख और वहाँ पे 50 लाख से समझे 1 करोड़ के आसपास। मतलब 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा अगर गवर्नमेंट के थ्रू? नहीं, गवर्नमेंट में आप देखें साल का 1-1.25 लाख 1.5 लाख आ रहा है ना, तो उसके बाद आपका 4 साल का 5 लाख हो गया ना। 5 लाख हो गया साल का। अच्छा, ये साल का आपने बताया था लाख, साल का लाख तो 5 लाख रुपए लगेंगे गवर्नमेंट। हाँ, और अगर आप उस पे हो तो आपको 25 लाख रुपए लग जाएंगे अगर आपने प्राइवेटली किया है तो आपको 15 से 25 लाख पर ईयर होगा। पर ईयर? जी मल्टीप्लाई बाय 4 तो सही है, काफी कॉस्टली पड़ेगा। वर्थ इट होगा, दैट सी बात है। अगर किसी का पैसे हैं तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि वो फिर वो प्राइवेट ही करे? देखें, करना चाहिए, हम तो कभी किसी को मना नहीं करते, बट यू शुड बी स्किलफुल एनफ, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और आप फोकस्ड होने चाहिए। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बने, क्योंकि जब भी आप मेहनत करते हैं आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो गवर्नमेंट में भी बंदा बन सकता है? अच्छा, बिल्कुल, आप माशाल्लाह से मिसाल बैठे हैं। माशाल्लाह मैंने खुद कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज से BDS किया है। सहूलियत के बाद भी माशाल्लाह से सर आप माशाल्लाह से जबरदस्त काम कर रहे हैं। माँ बाप की दुआएं थी अवैध भाई। सबसे बड़ी तो खजाना यही है और बात का मकसद भी यही है। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप की दुआ लेंगे ना तो आप किसी भी फील्ड में हो आप एक्सेलरेट जरूर करेंगे, ऊपर जरूर जाएंगे। बेशक बेशक। अच्छा, एक सवाल सर, डेंटिस्ट अपना खुद इलाज कैसे करते हैं? देखिए, हमें भी अपने दोस्तों यारों की ज़रूरत पड़ती है अपने इलाज के लिए। बाकी ये है कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे आसपास हर कोई जानने वाला ही है। पैसे लेते नहीं लेते हो? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये मेरे ख्याल में ये सवाल ऐसा है जिसको टॉप सीक्रेट ही रहने देते हैं। सही बात है, ठीक है। अच्छा, क्या डेंटिस्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए फ्री में ट्रीटमेंट करता है? देखें, करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें करनी भी पड़ती है और हम करते हैं। फैमिली करना ही पड़ता है, फ्री। फ्रेंड्स के लिए अगर बहुत स्पेशल फ्रेंड है तो देखिए करते हैं, मना करते हैं, फ्री में करते हैं, किसी को भी नहीं, मना तो नहीं हम करते हैं। हम आपके फ्रेंड है कि नहीं है सर? आप फ्रेंड हैं, सब कुछ फ्री है आपके लिए। सर मजाक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है सर। अच्छा, सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग ब्रशिंग करते हुए करते हैं जी क्या है? अच्छा, जो सबसे कॉमन मैंने लोगों को देखे ना, तो लोगों को क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को शिकायत है कि ब्रशिंग करते हुए गम से, मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रही है, तो वो क्या करते हैं, मसूड़ों के पास ब्रश करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, टाटरा जमता रहता है तो मसूड़े और ख़राब हो जाते हैं। सो फिर ये जो प्रॉब्लम है उसको और ख़राब करती है।
ओके। सो आपने जब भी ब्रश करना है उसको प्रॉपर तरीके से गम्स के पास पूरा दांत आपका कहाँ तक शुरू होता है, मसूड़े से शुरू होता है और मसूड़े पे ख़त्म होता है, सही है। ठीक है, बाहर भी मसूड़ा है अंदर भी मसूड़ा है, तो ये पूरी जगह आपको अच्छे से सफाई करनी है। सो मसूड़ों के पास कभी भी ब्रशिंग करना नहीं छोड़नी कि इसलिए कि खून आएगा, तो ब्रशिंग जो है ना वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और जब भी आप ब्रश करें एक दफ़ा ज़बान से सारे दांतों को ऑब्जर्व करें कि कहीं पे कुछ आपको खाने के ज़रात चिपके भी तो फील नहीं हो रहे। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ब्रशिंग कर लेते हैं तो आपको दांत खुद ही फील होता है कि बिल्कुल साफ़ हो गए अपनी टंग से। सही है। तो ये एक चेक है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके। इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेना वर्थ इट है? बिल्कुल अच्छी चीज़ है, और आप अच्छी कंपनी का लें तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आप अगर सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी वर्थ इट है। वो जो कैमरा मैंने वो पूछ रहा है कि अगर दांत में करंट लग गया तो? नहीं यार, बिल्कुल करंट नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल ब्रश में वो नहीं लगेगा करंट, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो नहीं लगेगा। अच्छा, आपको आपके प्रोफेशन में सबसे इरिटेटिंग सवाल कौन सा लगता है? इरिटेटिंग सवाल, हम तो खैर किसी भी सवाल से इरिटेट नहीं होते, क्योंकि हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो डेंटिस्ट का काम है वो डेंटल एजुकेशन भी है ना, तो सवाल से हम कभी भी घबराते नहीं हैं। हाँ, उस टाइम ज़रूर परेशान होते हैं जब एक ही सवाल बार बार किया जाए। अब ऐसे पेशेंट्स होते हैं आप एक ही जवाब में खामे 4 से 5 दफ़ा रिपीट कर रहे होते, तो वो फिर कभी कभी इरिटेटिंग, वो सब घबराए हुए होते हैं ना सर, परेशान वहमी होते हैं या बार-बार एक चीज़ उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि यार अगर वो कहते नहीं बहुत पेन होगा, हम कहते नहीं होगा, फिर दोबारा पूछते हैं, तो वो कभी कभी मुझे भी याद आ रहा है कि मैं तो सवाल बार-बार आपसे पूछ लेता था, मसला तो नहीं था। आप भी बार-बार मुझे लगा दर्द तो नहीं होगा, दर्द तो नहीं होगा। सर भाई मेरे को मसला तो ये दर्द तो नहीं होगा ना सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, दर्द तो होगा नहीं होगा, फिक्र नहीं करे, आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये लोग आइस चबाते हैं, बच्चे ज़्यादातर कर रहे होते हैं, आइस चबा रहे होते हैं, या बड़ों में मैंने देखा है कि या नेल बाइटिंग ज़्यादातर कर रहे होते हैं, उसका कितना नुकसान है? ओके, हमारे अगर आप दांतों से इस तरह से नेल बाइटिंग करेंगे, यूँ कुछ लोगों का तो पेन चबा रहे होते हैं, तो बर्फ़ चबाना, इससे क्या होता है आपके दांत घिसते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। तो ये वो हैबिट्स हैं जो आइडियली अवॉइड करनी चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर योर टीथ। सही। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस की भी निशानी है, अगर आप नेल बाइटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की निशानी होती है। ओके। अच्छा सर, मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ रूममेट था, क्योंकि हम उम्रे पे गए हुए थे सब फ्रेंड्स वगैरह, तो वो मैं सो रहा था, अचानक से देखा ना तो कर कर आवाज़ आ रही थी ना, मैं डर गया, मैंने बोला यार ये क्या हो गया, तो देखा तो वो है ना ग्राइंडिंग कर रहा था दांतों की, और उसको पता ही नहीं है वो कर रहा है, तो इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, वो देख भी रहा होगा शायद। मतलब आप ये कह रहे हैं मतलब मशीन चबा रहा था? हाँ, वो ऐसे चबा रहा था, वो मेरे को डर लगा था कि कर क्या रहा है, बिल्कुल वो ग्राइंडिंग कर रहा था वो। ओके, इसको बिल्कुल आपने सही कहा, इसको ग्राइंडिंग या हमारे लफ्ज़ों में ब्रक्सिज्म कहा जाता है, बड़ी ख़तरनाक अलामत होती है, और इसकी वजह से दांतों को नुकसानात, या दांतों के जो मसल्स होते हैं उनको बड़ा नुकसानात होता है। ये आदत ऐसी है जो यूजुअली इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, जब वो गहरी नींद में होता है तभी आदत कर रहे हो, तो पता ही नहीं है, कराटे भी ले रहा है और ना ग्राइंडिंग, दोनों काम नॉइज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में इसके बड़े नुकसानात होते हैं, तो ऐसे मरीजों को बाइट गार्ड की ज़रूरत होती है। अच्छा, बाइट गार्ड? बाइट गार्ड जैसे आपने देखा ना, बॉक्सिंग करते हुए बॉक्सर्स होते हैं, दांतों पे एक चीज़ पहनते हैं, इसी तरह का एक बनता है, कंफर्टेबल होता है, पहन के सो सकता है। बिल्कुल, वो कंफर्टेबल होता है। शुरू में हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका नुकसानात नहीं होते, लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे ग्राइंडिंग करने वाले वो अक्सर शिकायत कर रहा होगा, मेरे पट्ठों में बहुत दर्द होता है, सर में दर्द रहता है मेरे ना, तो अगर आप ये दे देते हैं तो बहुत से लोगों को देखें उनके पट्ठे बिल्कुल सही हो जाते हैं, उनको चेहरा बहुत लाइट फील हो रहा होता है, या जो हेडेक हो रहे होते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो सब सही हो जाते हैं। सो जिनको भी ग्राइंडिंग की आदत है, फ़ौरन अपने आप को चेक करवाएं कि उनको बाइट गार्ड की नीड है, तो वो फ़ौरन लगवाएं। यूजुअली जो सोते हुए कर रहे होते हैं उनको बाइट गार्ड की नीड होती है। ओके जी। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये दांतों का मसला ऐसा है कि एक स्माइल जो है ना वो कॉन्फिडेंस की अलामत होती है, रिलेशनशिप पे भी बहुत फ़र्क डालती है, और जो है ना वो क्या कहते हैं करियर पे भी जो है ना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये दांतों की क्या अहमियत है अच्छी स्माइल? देखें, दांतों की अहमियत तो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज आपने खुद ही जवाब दे दिया कि कॉन्फिडेंस की अलामत है। जब आपकी स्माइल अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और ना सिर्फ ये आप समझें कॉन्फिडेंस, आप जब बात कर रहे होते हैं आपके दांतों की पोजीशन सही हो तो आपके अल्फाज की अदायगी भी बहुत अच्छी होती है। Exactly. और हर इंसान चाहता है वो अच्छा नज़र आए, तो दांत, और उसकी मुस्कुराहट अच्छी हो, तो उस अच्छी मुस्कुराहट के लिए अच्छे दांत, क्योंकि मुस्कुराहट में दांत तो लाजमी नज़र आते हैं। सही। तो हम समझते हैं कि दांतों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और दांत वेल अलाइंड हो तो वो और खूबसूरत लगता है। अच्छा सर, एक सवाल है कि बच्चों को कब लेके आना चाहिए डेंटिस्ट के पास, कब से स्टार्ट करना चाहिए? ओके, जब बच्चे का पहला दांत आए
अच्छा, आइडियली आपको तब से डेंटिस्ट के पास रुजू करना चाहिए, मगर वैसे आम फैमिली में लोगों को कहते हैं 2 साल के बाद आप ईयरली डेंटिस्ट के पास लाजमी जाएं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि पेरेंट्स बच्चों की खुद ब्रशिंग करें अपने खुद हाथ brushing से। That's a good एटलीस्ट one. अप टू 8 to 10 ईयर्स तक पेरेंट्स खुद अपने हाथ से बच्चों को ब्रश कराएं। सही, इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो सही तरीके से ब्रशिंग होगी, दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो आप टाइमली एड्रेस कर लेंगे डेंटिस्ट को। ठीक। हम भी बहुत सवालात लेके आए हैं आपके लिए, किस हवाले से? देखिए आप माशाल्लाह कंसल्टेंट रियल इस्टेट हैं, तो अगर किसी के पास 40-50 लाख हो जेब में, तो आज के दौर में, क्योंकि आपको पता है आज के दौर में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, तो उसके लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, मैंने अभी समझ लें महीना 2 महीना पहले मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो कि कॉस्ट में बहुत कम था और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिल गया उसमें। मेरे पास 50 लाख रुपए थे, मैंने वहाँ पे डाल दिया, और महीना 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पे करने। तो मैं समझता हूँ कि 2.5 साल के अंदर जो है ना, वो आपको 50 लाख रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक की एप्रिसिएशन मिल सकती है उस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं उस प्रोजेक्ट की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैंने जैसे कि बता दी तो जाहिर सी बात है फिर वो चीज़ कहाँ मिलेगी उस रेटों में जिस रेट में अभी मिल रही है। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, ये पे आपने बड़ा मुफीद मशवरा दिया है। हाँ। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपको प्राइवेटली बता दूंगा, आपको प्राइवेटली बता दूंगा, या फिर किसी को चाहिए होगा तो बता दूंगा ताकि किसी के हाथ में भी आ सके वो चीज़। अगर मैं बता दूंगा, मार्केटिंग कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग पहुंच जाएंगे और उठा लेंगे, क्योंकि इतने यूनिट्स हैं भी नहीं उसके पास। ओके, अच्छा अवैस भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर बंदा रियल इस्टेट एजेंट है या रियल इस्टेट कंसल्टेंट है? क्योंकि हर कोई रियल इस्टेट कंसल्टेंट को ढूंढ रहा होता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए सर, पहले तो सबसे बड़ी बात जो है ना, शुरू में बंदा जब आता है ना तो वो एजेंट ही होता है, ठीक है। तो उसका जब एक्सपीरियंस बनता रहता है ना, तो फिर वो कंसल्टेंट बन जाता है। जैसे आप डॉक्टर बन जाते हैं 10 साल बाद, 12 साल बाद, तो हमारी फील्ड के अंदर जिसने 10 से 15 साल लगा ली हो ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मंजावा बंदा होता है, और उसको पता होता है कि यार क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए रियल इस्टेट के अंदर, क्योंकि रियल इस्टेट के अंदर गलती जो है ना वो बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि ये पैसों का मामला। दांत तो सर लग जाएगा, दोबारा से नकली भी लग जाएगा, लेकिन अगर पैसे चले गए ना तो फिर आदमी की ज़िंदगी ज़ीरो। आजकल बंदे की इज्जत ही पैसों की वजह से, अल्लाह आपको तो बताइए सर इस बारे में। तो खैर अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट है। तो बस इस वजह से जो है ना, कंसल्टेंट ढूंढने के लिए आपको जो है ना वही देखना पड़ता है उसका एक्सपीरियंस कितना है, प्लस फिर आप जाहिर सी बात है ऐसे भी फुली, मैं कहता हूँ किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आज के टाइम के ऊपर। आपको खुद भी, हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेंट है, आप भी यही करते होंगे, आप जो है ना एजुकेट करते हैं अपने कस्टमर को, क्लाइंट को। मेरी तो ये आदत है कि भाई बंदा मुझसे ले कि नहीं ले, मैं उसको बारीकी में चीज़ समझाता हूँ कि अगर मुझसे नहीं भी लेता, कहीं और जाता, कहीं फंस नहीं जाए, और वो घूम के फिर आपके पास दोबारा ज़रूर आता अगर आप अच्छा मशवरा देते हो ना। मेरा जैसे भी हुआ है कि मैंने जो है ना बंदे को बताया, समझाया, उसने वो चीज़ नहीं ली, उसने किसी और के कहने पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे हथेली पे चांद दिखाने वाले बहुत लोग हैं ना, कि अपने क्या बकरे के चक्कर में, बोटी के चक्कर पे जो है ना बकरा हलाल कर देते हैं। तो उसने उसको गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा दिया, आज मेरे पास आके रोता है, बोलता है यार अगर आपने 3 साल पहले मैंने आपकी बात पे अगर अमल कर लिया होता तो आज मैं इतना प्रॉफिट देख चुका होता। तो खैर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, और मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम 2 से 3 बंदों के साथ जो है ना वो मशवरा किया करें, और फिर ये कि मशवरा वैसे भी सुन्नत है, तो 2 बंदे भी काफ़ी हैं जो आपको लगता हो। देखें, एक तो आपका भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, आप बंदे को जज कर लेते हैं, बात करता है जब, तो पता चल जाता है उसका थोड़ा बहुत नो हाउ, जो आपको लगे, जो आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा, आपको लगे कि यार अच्छी वाइब आ रही है उसमें से, तो आप उन दोनों को साथ में रखें, दोनों से मशवरा करें। फिर एक दफ़ा ये किया करें, एक दफ़ा एक से काम कर लें, दूसरी दफ़ा दूसरे से काम कर लें, ताकि फेयर हो जाए। ऐसा नहीं कि एक से ऐसा एक मशवरे कर रहा है, काम दूसरे से कर रहा है। तो ये एक चीज़ है, मशवरा करें, और इंशाल्लाह ताला आपको खुद, सबसे बड़ी बात कि आप खुद एजुकेट हो। मैं अपने इन्वेस्टर से भी कहता हूँ, या लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं जिसने ओएस ने बोल दिया तो बस ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं। इसको पहले देखें, समझें, और फिर उसके बाद डिसीजन लें। इंशाल्लाह वर्कअप करें, बिल्कुल वर्कअप करें, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे बंदे के ऊपर छोड़ दिया। अगर किसी के ऊपर छोड़ेंगे ना सर, तो वो फिर आपकी बैंड बजा के चले जाएगा, सॉरी टू से, लेंगे, ये बात फैक्ट है। दूसरा अवैस भाई, आपको पता है रियल इस्टेट एक कामयाब बिजनेस है, और दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में वो लोग भी आते हैं जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट होते हैं। तो आप लोग कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं जिसमें लोग आएँ, वो रियल इस्टेट एजेंट बने आपके साथ, और वो फिर कंसल्टेंट बने, आप उन्हें ग्रूमिंग करें? तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास? देखिए, अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी कंपनी सुल्तानपुर एस्टेट एंड बिल्डर्स और अलर्ज एस्टेट एंड मार्केटिंग प्रोवाइड करने जा रही है अपने लोगों को, जो
बेरोज़गार हैं या परेशान हैं, जिनके अंदर टैलेंट है। आजकल हमारी यूथ जो है ना, वो आपको पता है कि बेचारे MBA का स्टूडेंट है, 35,000 रुपये 40,000 रुपये जॉब के लिए मारा फिर बेशक काफ़ी लोग होंगे। और रियल एस्टेट में जो है ना, स्काई इज़ द लिमिट है, बेशक इसकी कोई लिमिट नहीं है। शुरू में जाहिर सी बात है टाइम लगता है उसको, लेकिन हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। हम उनको जो है ना वो मेंटोरशिप भी देंगे, हम उनको जो है ना फील्ड का एक्सपोजर भी देंगे इंशाल्लाह ताला, और ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सकें। और यही हमारी इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश है कि लोग जो है ना हमसे सीखें, मुस्तफ़ीज़ और आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। वो दुआओं वाला काम है, क्योंकि ज़िंदगी में ना किसी ने भी दुनिया के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहना है। बेशक तो बस वही है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करके चले जाएं तो आपको दुआएं काम आती हैं। दुआएं काम आती हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये करने वाले हैं, और हम आपको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह। ज़रूर आप भी इस पे जो है ना अपना इनपुट दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और रियलिटी चेक पॉडकास्ट इसी तरीके से आपको नए प्रोग्राम आपके सामने पेश करता रहेगा, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। यही हमारा मकसद है कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो नए नए मेहमानों को लेके आएँ, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करें, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। तब तक सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।